बात की एक बात में आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि संसद में स्मोक अटैक करने के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ भी हो सकता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को 7 दिन की रिमांड में भेज दिया। स्मोक अटैक की घटना के मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा की तलाश के लिए दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी और यह सर्वे अदालत की तरफ से नियुक्त किए गए एक एडवोकेट कमिश्नर की निगरानी में होगा। और अलीगढ़ में दारोगा की लापरवाही की वजह से चली गोली के बाद घायल हुई महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि पुलिस को आरोपी दारोगा की तलाश है। बड़ी खबर आई संसद की सुरक्षा की चूक से जुड़ी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद में घुसपैठ की इस साजिश का मास्टरमाइंड कोलकाता का रहने वाला ललित झा है। घटना के बाद से ही वो फरार है और उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस हरियाणा से लेकर राजस्थान तक छापेमारी कर रही है। खबर यह भी है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के मोबाइल फोन ललित के पास हैं और वो उन फोन से साजिश के सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है। सूत्रों का दावा है कि ललित के इशारे पर ही चारों आरोपी मनोरंजन, सागर, नीलम और अमोल ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई और उस घटना की वजह से पूरे देश में सनसनी फैल गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि संसद में स्मोक कलर अटैक का मास्टरमाइंड और इस साजिश का छठा आरोपी कोलकाता का रहने वाला ललित झा है और वो इस घटना के बाद से ही फरार है। लेकिन उसके इशारे पर संसद के अंदर अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। संसद के अंदर आरोपी सागर और मनोरंजन ने न सिर्फ घुसपैठ की, बल्कि दोनों दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कूद गए। जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद लोकसभा के अंदर मौजूद तमाम सांसद बुरी तरह घबरा गए थे, क्योंकि कलर स्प्रे करने के बाद पूरे हॉल में पीले रंग का धुआं छा गया था। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला, या यूं कहें कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा नाम का आदमी है। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों आरोपी उसी के संपर्क में थे। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि घटना से पहले ललित ने चारों फोन अपने पास रख लिए थे। घटना के बाद जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, वो सभी के फोन लेकर फरार हो गया। शक है कि चारों आरोपियों के फोन में इस साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं और इसीलिए प्लानिंग के तहत आरोपी ललित इस घटना के बाद सभी के मोबाइल फोन लेकर भाग निकला। शक है कि वो मोबाइल फोन में मौजूद इस साजिश से जुड़े सबूतों को मिटा सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना की पूरी साजिश से पर्दा उठाने में जुटी है। इसके लिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मणिपुर की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम देने का दावा किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि शक यह है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा मकसद हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच जरूरी है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी यह है कि चारों आरोपियों के मोबाइल फोन ललित के पास है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोलकाता का रहने वाला ललित पेशे से एक टीचर है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित ने ही चारों आरोपियों के साथ मिलकर संसद के अंदर स्प्रे कांड और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की इस साजिश को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित ने ही इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की थी। और सूत्र बताते हैं कि ललित और उसके साथियों ने भगत सिंह से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया, ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों के किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले। लेकिन इसके बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तय किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। मतलब जानबूझकर ललित ने इसी दिन संसद में स्मोक कलर अटैक की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले ललित ने ही सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में विशाल उर्फ विक्की के घर पर रुके थे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिस वक्त उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उस दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि इस घटना को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया।
और संसद की सुरक्षा को भेदने के लिए एक एक चीज की बारीकी से प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना के दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। मतलब संसद के अंदर स्मोक कलर अटैक और ठीक उसी वक्त संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर ललित नजर बनाए हुए था। दावा किया जा रहा है कि वो लोगों की भीड़ में छिपा था और संसद के बाहर अपने साथी नीलम और अमोल के प्रदर्शन का वीडियो बना रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि संसद के बाहर ललित ने जो स्मोक कलर अटैक हुआ था उसका वीडियो अपने फोन पर बनाया और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, वो फरार हो गया। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी है। उसकी तलाश में हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में मिली। लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम राजस्थान के नीमराना पहुंची, वो वहां से भी फरार हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद के अंदर और बाहर हुए स्मोक अटैक की घटना का एक वीडियो अपने दोस्त नीलाक्ष को भेजा था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीलाक्ष कोलकाता में साम्यवादी सुभाष नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस घटना के बाद नीलाक्ष सामने आ गए। उनके मुताबिक इसी साल अप्रैल में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ललित से मुलाकात हुई थी और उसने नीलाक्ष को अपना परिचय एक सोशल वर्कर के रूप में दिया था। नीलाक्ष के मुताबिक ललित ने दावा किया था कि उसे पिछड़े वर्ग के लिए काम करना अच्छा लगता है। ওনার সাথে আমার পরিচয়টা হয় হচ্ছে একটা ইভেন্টে। আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে, কি ওনাকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম আমাদের অর্গানাইজেশনে আসার জন্য। তো সেইভাবে ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়। सूत्र बताते हैं कि दिसंबर महीने में नीलाक्ष के एनजीओ में एक मीटिंग होनी थी, लेकिन जैसे ही ललित को इसका पता चला तो उसने मीटिंग को 12 दिसंबर से पहले करने की सलाह दी थी। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि ललित काफी वक्त से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद हमले के तुरंत बाद नीलाक्ष से संपर्क किया। घटना के बाद दोपहर करीब 1 बजे उसने संसद में घुसपैठ का एक वीडियो नीलाक्ष को भेजा था। नीलाक्ष का दावा है कि वो उस समय कॉलेज में थे और इसीलिए उन्होंने वो वीडियो देखा नहीं। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसने कभी भी नीलाक्ष को अपने बारे में सही जानकारी नहीं दी। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने संसद की सुरक्षा को भेदने का प्लान करीब 1.5 साल पहले बनाया था। जांच के दौरान इस बात का भी पता चला कि घटना वाले दिन चारों गुरुग्राम से आरोपी ललित के साथ ही दिल्ली आए थे। और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इंडिया गेट के पास सभी को कलर स्प्रे बांटे गए थे। जांच के दौरान इस बात का पता चला कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे और करीब 1.5 साल पहले इस घटना को अंजाम देने के सिलसिले में कर्नाटक के मैसूरू में मिले भी थे। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला आरोपी अमोल शिंदे अपने साथ कलर स्प्रे लेकर आया था। उसने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से करीब 1200 रुपए में रंगीन धुआं फेंकने वाले 5 कलर स्प्रे लिए थे और उसी कलर स्प्रे का इस्तेमाल आरोपियों ने संसद के अंदर और बाहर किया था। और सूत्रों के मुताबिक इस घटना से 3 दिन पहले यानी 10 दिसंबर को सभी आरोपी अपने अपने राज्यों से दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम पहुंचे थे। इसके बाद आरोपियों ने संसद के बाहर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था की रेकी भी की थी, जिसका दावा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में भी किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी शाम को अंधेरा होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचे। पेशी के दौरान आरोपियों से पत्रकारों ने कुछ सवाल भी पूछे। सबसे आगे चल रहे लड़के मनोरंजन ने साफ कहा कि उन्होंने ये काम किसी और के कहने पर नहीं किया। इसके कहने पे किया। पुलिस ने चारों आरोपियों पर आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया है। इनमें आईपीसी की धारा 186 यानी सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालना, धारा 353 यानी सरकारी कर्मचारियों पर हमला करना, धारा 452 यानी बिना इजाजत सरकारी भवन में दाखिल होना, धारा 153 यानी दंगे भड़काने की कोशिश, धारा 34 यानी अपराध के लिए गठजोड़ तैयार करना और धारा 120 यानी आपराधिक साजिश रचना। इनके अलावा यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की सख्त धाराएं भी लगाई गई। ये कानून उन अपराधियों पर लगाया जाता है जो देश की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो। सबसे बड़ी खासियत इस कानून की यह है कि ये अपराध होने से पहले ही आरोपी पर लगाया जा सकता है, यानी अपराध की रोकथाम के लिए ही जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी का अधिकार इस कानून के तहत मिल जाता है। और यूएपीए की सख्त धाराएं लगाकर दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी।
सबसे अहम बात पुलिस ने कोर्ट में यह कही कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ भी हो सकता है। और पुलिस के मुताबिक यही वजह है कि इस मामले में जांच पूरी होने से पहले कुछ कहना मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक घटना में किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिस प्लानिंग से पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए पुलिस को शक है कि इन आरोपियों के पीछे कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ा संगठन हो सकता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो रिमांड के दौरान आरोपियों को गुरुग्राम और मैसूरू लेकर जाएगी, क्योंकि इन दोनों शहरों का कनेक्शन घटना की प्लानिंग से होने का शक है। इसके अलावा आरोपियों को लखनऊ भी ले जाया जाएगा, जहां से जूते खरीदे गए थे। यही नहीं, आरोपियों को स्मोक बम की जांच के लिए मुंबई भी ले जाया जाएगा। और दिल्ली पुलिस की जांच में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस पूरी साजिश में 6 किरदार निकलकर सामने आए। 2 आरोपियों ने सदन के अंदर हंगामा किया, 2 ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि ये चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस साजिश में 2 और लोग शामिल हैं। इनके नाम हैं ललित झा और विशाल उर्फ विकी। मतलब दिल्ली पुलिस की जांच में संसद की सुरक्षा में सेंध की इस पूरी साजिश में 6 किरदार निकलकर सामने आए। पुलिस फरार ललित को मास्टरमाइंड बता रही, जबकि विकी और उसकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में। विकी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में रहता है और आरोप है कि घटना से पहले ही उसने सभी आरोपियों को अपने घर में ठहराया था। और घर की तलाशी के दौरान विकी के घर से भगत सिंह की किताबें भी मिली। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने विकी और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। आरोपियों से पूछताछ में इस बात की भी जानकारी मिली कि सागर शर्मा और मनोरंजन को कर्नाटक के मैसूरू से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से जारी हुए पास पर संसद में एंट्री मिली थी, जबकि नीलम और अमोल को प्लानिंग के तहत संसद के बाहर प्रदर्शन कर हंगामा खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी वजह से संसद की सुरक्षा में भी कई बदलाव किए गए। ये बदलाव सुरक्षा जांच के तरीके में भी हुए और संसद की एंट्री के नियमों में भी हुए। संसद की नई इमारत में एंट्री के 6 गेट हैं और उनसे अब एंट्री पहले की तरह नहीं होगी, बल्कि अलग अलग लोगों के लिए एंट्री के अलग अलग गेट तय कर दिए गए। इन्हीं बदलावों की वजह से मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा को पैदल चलकर संसद भवन में जाना पड़ा। संसद के गज द्वार से केवल प्रधानमंत्री की एंट्री होगी। उनके अलावा यह गेट किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा। हंस द्वार का इस्तेमाल केवल लोकसभा स्पीकर के लिए किया जाएगा। इसी तरह अश्व द्वार का इस्तेमाल राज्यसभा चेयरमैन की एंट्री के लिए होगा, जबकि सांसदों और मंत्रियों की एंट्री संसद के मकर द्वार से होगी। मीडिया कर्मियों की संसद में एंट्री अब गरुड़ द्वार से ही होगी, जबकि मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के लिए गरुड़ द्वार और शार्दुल द्वार होगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा जांच में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए और संसद में दाखिल होने वाले लोगों के जूते उतरवाकर भी जांच की गई। संसद की सुरक्षा के लिए पहले से कहीं ज्यादा सख्त प्रोटोकॉल बनाया गया, जिनका पालन भी शुरू कर दिया गया। संसद में विजिटर गैलरी में पहुंचने वाले लोगों पर भी चर्चा हुई। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस पर जवाब दिया और सांसदों से पास जारी करते वक्त सावधान रहने की अपील की। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। सुरक्षा में हुई चूक की घटना के बाद से ही संसद को ज्यादा सुरक्षित बनाने पर मंथन हो रहा है। इसलिए फैसला लिया गया कि विजिटर गैलरी के आगे शीशा लगाया जाएगा, ताकि भविष्य में विजिटर गैलरी में बैठा कोई शख्स कूद न पाए। इसके अलावा एयरपोर्ट की तर्ज पर संसद में बॉडी स्कैनिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा संसद में सुरक्षा कर्मियों की गिनती बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। और संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर संसद में हंगामा किया। इसके बाद कुल 15 सांसदों को संसद के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। इन 15 सांसदों पर संसद में अनुशासनहीनता का आरोप लगा। हालांकि संसद में हंगामा करने वाले सांसदों की तुलना सरकार ने उन्हीं आरोपियों से की जो एक दिन पहले विजिटर गैलरी से कूदे थे। जो बाहर से आके कूदे, इनमें अंतर क्या रह गया? जो हमने हालांकि कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा भी हैं, जिनकी सिफारिश पर आरोपियों को संसद में एंट्री मिली थी। कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु में बीजेपी सांसद के पोस्टरों की चप्पल से पिटाई की। इतना ही नहीं, तस्वीरों में प्रताप सिम्हा के हाथ में आतंकियों की तरह बंदूक तक दिखाई गई। उधर लखनऊ में रहने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर वालों ने दावा किया कि उनके बेटे को किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया। सागर की मां तो अपने बच्चे को बेकसूर बताने के दौरान कैमरे के सामने ही रो पड़ी और उन्होंने रोते हुए ये दावा किया कि उनका बेटा सागर बेकसूर है।
अपने बेटे के लिए उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। रोने की वजह से उनका गला बुरी तरह भर गया और वो भरे गले से ही लगातार सागर के निर्दोष होने की बात कहती रही। इस दौरान वहाँ उनकी बेटी पास में बैठी रही, जो अपनी माँ को लगातार चुप कराती नजर आई। हमारे बच्चे को फंसाया गया है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो रिक्शा चलाता था। एक ही बेटा है मेरा, वो मेरे सहारा है, वही मेरा सहारा। मेरा बच्चा निर्दोष है, बिल्कुल उसको फंसाया गया है। घर वालों के मुताबिक पिछले 3 महीने से सागर लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा था और वो घटना से 2 दिन पहले दिल्ली में किसी प्रदर्शन में शामिल होने की बात कहकर घर से निकला था। लखनऊ से पहले वो बेंगलुरु में करीब 2 साल रहा। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि बेंगलुरु में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात कर्नाटक के मैसूरू के रहने वाले मनोरंजन से हुई थी। और इसी तरह आरोपी नीलम के घर वालों ने भी उसे बेकसूर बताया। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी से परेशान होकर मजबूरी में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए नीलम की मां की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रो रो कर अपनी बेटी को निर्दोष बताती रही। न्यूज़ 18 की टीम से बातचीत करने के दौरान उनकी आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी। दिल का दर्द बयां करते हुए उनकी आवाज भारी हुई और फिर उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटी को याद करके वो बिलख पड़ी। आंखों से गिरते अपने आंसुओं को छिपाने के लिए उन्होंने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम मजबूरी में उठाया, क्योंकि कई डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। वह बस पढ़ाई तक परेशान थी, नौकरी नहीं मिल रही थी उसने। जानकारी के मुताबिक नीलम पिछले 6 महीने से हिसार में रहकर हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन 25 नवंबर को उसने अपना कमरा खाली कर दिया था। हालांकि इसकी जानकारी उसने घर वालों को नहीं दी थी और न ही वो अपने घर जींद लौटी थी।